नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी, तो इसमें जो प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं उनको हम लेकर आए हुए हैं। तो एक साथ आप इन न्यूमेरिकल को, इन सवालों को समझेंगे तो आपको आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए इससे बहुत मदद मिलेगी और सभी न्यूमेरिकल, सभी जो क्वेश्चन हैं, सवाल, वो आपको समझ में आएंगे। तो आइए बिना समय गंवाए उनको समझते हैं। पहला सवाल हम आपको समझा रहे हैं। रिएक्शन है 2N2O5 गिव्स 2N2O4 प्लस O2। इसके लिए आपको समय दिया गया है, 0 है और 100 है। कुल दाब ATM में, वायुमंडलीय दाब दिया है। शुरुआत में कितना है 0.5, और जब समय कितना हो जाए 100 तो फिर कितना है 0.5112। ठीक है। और ये जो समय है ये सेकंड में है। आपको निकालना क्या है, वेग स्थिरांक, मतलब के आपको निकालना है। ये रिएक्शन दी गई है, ये सारणी के हिसाब से एक बार समय कितना है 0 है तो कुल दाब इतना है। समय अगर 100 हो गया तो कुल दाब कितना है, ये है। और आपको वेग स्थिरांक निकालना है। तो आइए साथियों, ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ सवाल है। इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो रिएक्शन 2N2O5 गिव्स 2N2O4 प्लस O2। ठीक है। प्रारंभ में जब आपका T कितना होगा 0, तो प्रारंभ में कुल दाब कितना दिया है 0.5। तो प्रारंभ में जब होता है तो उत्पाद कितना होता है 0 होता है, प्रोडक्ट। जब भी आप शुरुआत में होंगे तो शुरुआत में क्या होगा आपके पास, अभिकारक, उत्पाद तो होगा नहीं। तो इसका मतलब उत्पाद शुरुआत में कितना होता है 0। T समय बाद, जब T समय या कुछ समय हो जाए तो T समय बाद ये पदार्थ, ये अभिकारक है, ये खर्च होगा और उत्पाद बनेगा। भाई ये धीरे धीरे खर्च होगा और ये उत्पाद बनेगा। तो मान लिया कि खर्च कितना हो रहा है, x खर्च हो रहा है। ठीक है, माना, क्या माना कि x खर्च हो रहा है। तो था कितना ये 0.5, और आपने माना कि x खर्च हो रहा है। लेकिन इसको देखा जाता है रिएक्शन के हिसाब से। तो रिएक्शन में N2O5 के आगे देखिए ये क्या लिखा हुआ 2, इसका मतलब ये खर्च होगा 2x। तो 0.5 था और 2x खर्च हो गया। बात समझ में आई भाई? शुरुआत में 0.5 था, आपने माना कि जो वियोजन की मात्रा है, वियोजन की मात्रा वो x है। हम यहां लिखे भी देते हैं, माना वियोजन की मात्रा x, ये मान लिया। तो इधर देखा कि x तो वियोजित होगा, लेकिन रिएक्शन को बैलेंस करते समय यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये 2x वियोजित होगा। तो अगर ये 2x वियोजित होगा तो था 0.5 और 2x खर्च हो गया, तो बचा कितना 0.5 माइनस 2x। अब जो वियोजित होता है, टूटता है, उसी से उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है, तो x से बनेगा। लेकिन यहाँ देखिए 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये कितना बनेगा 2x बनेगा। और ये कितना बनेगा, ये x बनेगा, क्योंकि आगे कितना लिखा हुआ 1। इतना समझ में आया? वियोजन मतलब ये जो टूट रहा है, अब घटित हो रहा है, खर्च हो रहा है, वो x मान लिया, तो x खर्च हुआ ये। लेकिन रिएक्शन के हिसाब से देखें तो ये जो आगे संख्या 2 लिखी हुई है, ये 2x खर्च होगा। तो था 0.5 और 2x खर्च हो गया, तो बचा कितना, इतना बच गया। अब जब x खर्च हो रहा है तो ये कितना बनना चाहिए, तो आगे 2 लगा हुआ, इसका मतलब ये 2x बनेगा, x बनना चाहिए। और आगे क्या लगा हुआ 1, इसका मतलब ये x का x ही बनेगा। ठीक है। अब कुल दाब T समय बाद कुल दाब, तो कुल दाब कितना हो गया, तो कुल दाब जोड़िए 0.5 माइनस का 2x प्लस का 2x
प्लस का x, तो 2x प्लस का और माइनस का ये कैंसिल। अच्छा, कुल दाब t समय बाद, कुल दाब आपका ये दिया गया है, t का मान यहाँ कितना है 100, तो कुल दाब कितना है 0.512 बराबर 0.5 प्लस का x। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 0.512 ऋण 0.5, तो x बराबर 0.012, ये x का मान आ गया, और इसमें से घटाएंगे तो कितना आ गया 0.012, ये आपका x का मान आ चुका है। ठीक है, t समय बाद Pn2O5 बराबर, मतलब P मतलब प्रेशर, दाब, क्योंकि ये दाब के रूप में सवाल लगा रहे हैं, तो P मतलब प्रेशर, किसका प्रेशर, N2O5 का प्रेशर, N2O5 का दाब T समय बाद, तो T समय बाद N2O5 का दाब यही तो है, तो कितना है 0.5 माइनस का 2x। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व किया तो देखिए 0.5 माइनस का 2x, x का मान रख दीजिए 0.012, 0.5 माइनस का 0.024, जब आप घटाएंगे इसको तो 0.476 आ गया, क्या आ गया Pn2O5। इतनी बात क्लियर, ये हो गया। अब आपको निकालना क्या है, वेग स्थिरांक k निकालना है, तो k का सूत्र k बराबर 2.303 बटे t log बेस 10 a अपॉन a माइनस x। ठीक है, 2.303 बटे t का मान कितना है 100, log बेस 10, ये होता है प्रारंभिक मात्रा, या ये कह लीजिए यहां दाब के रूप में सवाल लगा रहे हैं तो प्रारंभिक दाब हो गया, और प्रारंभिक दाब कितना है 0.5, तो 0.5 बटे a माइनस एक्स, क्या है a माइनस एक्स है शेष मात्रा या शेष दाब। शेष दाब का मतलब है कि जो समय आपने यहां रखा हुआ है इतने समय में दाब कितना है, तो पहले प्रारंभ में क्या है N2O5, तो N2O5 की प्रारंभिक दाब रखा, फिर N2O5 का t समय बाद दाब, तो t समय बाद दाब ये है 0.476। एक बार फिर से देख लीजिए, केवल ये मान रखना ही समझना है, a अपॉन a माइनस एक्स सूत्र लगाया, आप चाहें तो आप यहाँ p के रूप में भी लिख सकते हैं। अच्छा, a होता है प्रारंभ में, दाब के रूप में सवाल लगा रहे हैं, प्रारंभ में दाब N2O5 का कितना था 0.5 रख दिया, a माइनस एक्स होती है शेष मात्रा, शेष मात्रा मतलब t समय बाद कितनी मात्रा है, अब मात्रा नहीं सवाल है दाब के रूप में, तो t समय बाद इस N2O5 का दाब कितना बचा, तो t समय बाद N2O5 का दाब अपन ने जो निकाला कितना बचा ये, और इसी का मान अपन ने निकाला था, इसका मान कितना है 0.476, तो देखिए हमने 0.476 रखा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव से ये दशमलव हटा, इधर 2 जीरो हो गए, 2.303 बटे 100, जब आपने इसको हल किया तो log a अपॉन b, log a अपॉन b क्या हो जाएगा, log a माइनस का log b। ठीक है, अच्छा आगे, या तो आपको जब ये सवाल बोर्ड परीक्षा में आएगा तो log 500 और log 476 का मान स्पष्ट रूप से बोर्ड परीक्षा के सवाल में दिया रहेगा, आपको बाई चांस दिया जरूर रहेगा, अगर ना दिया जाए
इस 500 को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 500 को ऐसा लिख सकते हैं 1000/2 लिख सकते हैं, इस 500 को 1000/2 लिख सकते हैं। ये ज्यों का त्यों log बेस 10 476। इसको जब आप हल करेंगे 2.303/100 log a अपॉन b, log a अपॉन b, फिर से log a माइनस log b, तो log a माइनस log b हो गया। log a अपॉन b का मतलब log a माइनस log b, और ये ज्यों का तो माइनस का log 476/10, ये हो गया। अब साथियों आपको पता है इस 1000 को आप क्या लिख सकते हैं 10⁻3, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 10⁻3। 3 कहाँ आएगा बाहर, यहां देखिए यहां पर 2.303/100 log 10⁻3 बेस 10 माइनस का इसका मान 0.3010 होता है, 0.3010 log 2 का मान होगा, ये पेपर में दिया रहेगा आपको। अच्छा log 476 इसको भी तोड़ के लिखेंगे आप, लेकिन log 476 का मान अगर पेपर में डायरेक्ट दिया रहेगा तो इसका मान डायरेक्ट रख देंगे 2.677, 2.303/100, ये 3 आ गया बाहर, log 10 बेस 10 इसका मान कितना होता है 1, माइनस का 0.3010 माइनस का 2.677, तो यह आ गया 2.303/100, ये 1 हो गया, तो ये 3 माइनस 0.3010 माइनस 2.677, इतनी बात क्लियर। 2.303/100 जब आप इस पूरे को हल करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा लगभग में 0.022 जब आप इसको सॉल्व करेंगे, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 4.92 गुणा 10⁻⁻4 प्रति सेकंड, ये हमारा फाइनल आंसर। क्या निकाल रहे थे आप, के निकाल रहे थे, आप क्या निकाल रहे थे यहां से के, और उसने पूछा भी था आपको वेग स्थिरांक निकालिए, वेग स्थिरांक मतलब के, तो आपका के ये फाइनल आंसर आ चुका है। यहां मेन चीज क्या थी, मेन चीज ये थी आपको ये जो है log 500, तो अगर 500 के हिसाब से देखें तो 1000/2 लिखा तो 1000 का मान सीधे पता चल गया, log 2 का मान पता होता है, वैसे log 2 का मान भी दिया रहेगा पेपर में। यहाँ जो 476 है 476, तो log में अगर होगा तो इसका मान भी आपको पेपर में दिया जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा का सवाल है, तो जब बोर्ड परीक्षा में आया होगा तो इसमें log का मान दिया रहा होगा, तो आपने जैसे ही रखा मान को रखते गए आपका फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को देखिए, अगला सवाल जो है, अगले सवाल में वेग स्थिरांक का मान दिया है, वेग स्थिरांक के बराबर 7 गुणा 10⁻⁻4 प्रति सेकंड, और कहता है अपनी प्रारंभिक सांद्रता का 1/4 कम होने के लिए लगने वाले समय को अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए फिर से सूत्र लगाया आपने, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के बराबर 2.303/T log बेस 10 A/A-x, ध्यान दीजिएगा आपको T निकालना है, तो T बराबर, T को यहां ले गए तो K नीचे आ जाएगा, 2.303/K
log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, t बराबर 2.303 बटे के का मान रखिए 7 गुणा 10 की पावर माइनस 4 log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। देखिए कहता है अपनी प्रारंभिक सांद्रता का 1/4 कम होने के लिए, तो प्रारंभिक 1/4 की बात कही गई, तो प्रारंभ में इसको कितना मान लीजिए, प्रारंभ में 1 मान लीजिए। ठीक, क्योंकि a क्या होती है, प्रारंभिक मात्रा या सांद्रता, प्रारंभिक। तो प्रारंभ में जब ये 1/4 बोल रहा है तो प्रारंभ में कितना होगा, 1। बाई चांस अगर बोल देता 25%, तो परसेंट मतलब 100, तो शुरुआत में कितना मान लेते आप, 100 मान लेते। 1/4 बोला है उसने, तो प्रारंभ में 1 हो गया। अब a माइनस एक्स होती है शेष मात्रा, शेष मात्रा मतलब बची मात्रा। तो कहता है 1/4 मात्रा कम होने के लिए, तो जब 1/4 मात्रा कम होने के लिए अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 कम होने के लिए, मतलब 1/4 शेष बचेगा। a माइनस एक्स शेष मात्रा कितनी है, 1/4। अब फिर से देखिए कहता है अपनी प्रारंभिक मात्रा मतलब 1, प्रारंभिक मात्रा का 1/4 कम होने के लिए लगने वाले समय को ज्ञात करिए। इसका मतलब है जो t समय आपको निकालना है, इसमें मात्रा कितनी बची, 1/4 बची। तो देखिए a माइनस एक्स क्या, शेष मात्रा, 1/4 हमने इसको रख दिया। सॉल्व करिए, 2.303 अपॉन 7 गुणा 10 की पावर माइनस 4 log बेस 10, ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2.303 बटे 7 गुणा 10 की पावर माइनस 4 log 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये 2 कहाँ जाएगा बाहर, तो 2.303 बटे 7 गुणा 10 की पावर माइनस 4 2 log 2 बेस 10। ठीक है, इसको हल करिए, 2.303 अपॉन 7 गुणा 10 की पावर माइनस 4 गुणा 2 log 2 का मान 0.3010। ठीक है, 0.3010। जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ t बराबर, ठीक, जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो ये t बराबर 1980 सेकेंड, ये आपका आंसर आ चुका है। इस सवाल में समझने वाला पोर्शन क्या था, समझने वाला पोर्शन ये था, a होता है प्रारंभिक मात्रा, उसने कहा था 1/4 कम हो जाए, तो 1/4 का मतलब है शुरुआत में कितना हो गया, 1, और 1/4 कम होने, अपनी प्रारंभिक सांद्रता या मात्रा का 1/4 कम होने के लिए लगने वाले समय को ज्ञात कीजिए। मतलब जो समय आपका t है, ये जो निकालना है, इतने समय में मात्रा कितनी है, 1/4। यहाँ 1/4 रख दिया, क्योंकि a माइनस एक्स शेष मात्रा होती है, तो यहाँ 1/4, बाकी को सॉल्व किया, सॉल्व करते करते ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए, चलिए इस सवाल को देखिए। अगला जो सवाल है, अगले सवाल में कहता है एक प्रथम कोटि की अपक्रिया है, आधा भाग मतलब 50%, आधा हो गया 50%, 10 मिनट में पूर्ण होता है। अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। तो पहले तो इसके लिए देखिए, आधा भाग अगर 10 मिनट में पूर्ण होता है तो आधा भाग 10 मिनट में पूर्ण होता है। तो इसका मतलब ये जो 10 मिनट दिया गया है, ये क्या है आपका अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल, जिसको प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से, ये 10 मिनट दिया गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अर्ध माने आधा होता है, तो आधा भाग पूरा होने में इतने मिनट का समय लगता है, तो अर्ध आयु काल टी हाफ हो गया। तो आपने सूत्र लगाए k बराबर 0.6932 बटे टी हाफ, जो सूत्र होता है। तो यहां से क्या हो गया, 0.6932 बटे टी हाफ का मान कितना है, 10, ये आ गया
प्रति मिनट। क्यों? क्योंकि टी हाफ किस में है? मिनट में, और अपॉन में, तो ये प्रति मिनट मात्रक बन जाएगा इसका, या मिनट इनवर्स कह सकते हैं उसी को। अब इसके लिए लगाते हैं, फिर से सूत्र लगाए, k बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। 80% भाग पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय। तो k बराबर, तो यहां से समय निकालना है, तो t बराबर, पक्षांतर कर दीजिए, t को इधर लाए, k को नीचे लाए, 2.303 अपॉन k लॉग बेस 10। अब इधर आ जाइए, a प्रारंभिक मात्रा, ये देखिए 80%, प्रतिशत का मतलब 100, प्रारंभ में कितना है? 100। फिर देखिए a माइनस एक्स होती है शेष मात्रा, यहां ध्यान रखिएगा, a माइनस एक्स क्या है? शेष मात्रा, बची मात्रा, कितनी बच गई मात्रा, तो कहता 80% भाग पूर्ण होने में। जब 80% भाग पूर्ण हो गया तो बचा कितना? 20, तो यहाँ पे a माइनस एक्स कितना आएगा? 20। यदि आपको यहां ऐसा समझ में ना आया हो तो a का मान तो 100 है ही, x का मान यहाँ कितना है? 80, तो 100 माइनस 80 करेंगे तब भी 20 आएगा। फिर से गौर कर लीजिए, a माइनस एक्स क्या है? शेष मात्रा, जितनी मात्रा आपकी बची हो, तो वो स्पष्ट लिखा है ना, 80% भाग पूर्ण होने में। 80% भाग पूर्ण हो गया, पूरा हो गया, तो बचा कितना आपका? शेष कितना बचा? 20 ही तो बचा है। तो देखिए 20 रख दिया यहाँ पे, a माइनस एक्स सीधे 20। ना समझ में आए तो हमने आपको बताया a कितना है, a तो पहले ही से आप 100 रख रहे हैं, x कितना है? 80 है, तो a माइनस एक्स कितना होगा? 20 ही बचेगा। इससे आपने हल किया, इसको जैसे ही आप हल करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, t बराबर 2.303, ये समीकरण 1, यहां से मान रख दीजिए k का, तो k का मान कितना? 0.6932 बटे 10 लॉग बेस 10 लॉग a अपॉन b। लॉग a अपॉन b का मतलब लॉग a माइनस का लॉग b, ठीक है, लॉग a अपॉन b, तो लॉग a माइनस लॉग b। 2.303, ये 10 कहाँ चला गया? ऊपर, 0.6932, ये कितना हो गया? 1, और log 2 का मान 0.3010, ये हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2.303 गुणा 10 बटे 0.6932, और 1 में से इसको घटाएंगे 0.3010, तो 0 इधर, 9 इसके आंसर 4 6, तो ये बचा आपका 0.6990, ठीक है। जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका t बराबर आ जाएगा, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद 23.23, और मात्रा क्या लगेगा? मिनट। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो उम्मीद करते हैं साथियों समझ में आपको आया होगा। बस समझने वाली बात यही थी कि 80% भाग पूरा हो गया, तो बचा कितना? 20, तो यहाँ पे 20 रख दिया, बाकी कैलकुलेशन है, सॉल्व किया। आइए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को देखिए, एक अभिक्रिया है R गिव्स P, मतलब रिएक्टेंट, इसका हिंदी में क्या हुआ? अभिकारक। किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट में, मतलब उत्पाद में बदल रहा है। तो अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक रिएक्टेंट 0.06 कैपिटल M का मतलब मोलरता, मोलैरिटी से 20 मिनट में 0.02 कैपिटल M हो जाता है। मतलब अभिकारक की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो 0.06 से बदलकर कितनी हो जाती है? 0.02। कितने समय में? 20 मिनट में।
औसत वेग आपको निकालना है। तो औसत वेग बराबर सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है ना, समय अंतराल मतलब ये जो मात्रा है ये प्रारंभ में होगी, मतलब t बराबर 0 में, और जब 20 मिनट का समय हो गया तो मात्रा इतनी आपकी बची। अभिकारक के बारे में दिया है, अभिकारक धीरे धीरे क्या होता है, घटता जाता है, तो माइनस लगा के प्रदर्शित करते हैं अभिकारक की सांद्रता। मतलब अभिकारक शुरुआत में जितना होगा फिर धीरे धीरे घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, तो घटने को माइनस लगा के प्रदर्शित करते हैं। तो माइनस सांद्रता में परिवर्तन मतलब बाद में कितनी है 0.02, पहले कितनी थी 0.06। बात क्लियर। कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज, परिवर्तन, ये बात आपको समझ में आई। परिवर्तन कैसे निकालेंगे, बाद में कितनी थी ये, पहले कितनी थी, तो पता चलेगा परिवर्तन कितने का हुआ है, बटे समय अंतराल कितना है 20 माइनस 0। भाई 20 शुरुआत में कितना होगा 0, तो 20 माइनस 0 करिए या केवल 20 करिए, ये कितना आ गया माइनस, ये आएगा माइनस का 0.04 बटे 20। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गए 0.04 बटे 20, दशमलव हटाए 2 0 आपने बढ़ा दिया। ठीक, 2 0 आपने बढ़ा दिया। अच्छा 2 से काटा, 2 दूनी 4, इसको 2 से काटा 1000, ये आ गया 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3, इसको ऊपर ले गए तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3। अब मात्रक देखिए कैपिटल M मोलरता, तो ये हो गया मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स, प्रति लीटर का मतलब लीटर इनवर्स, और नीचे क्या था समय, समय का यहाँ क्या दिया मिनट, तो समय नीचे रहेगा ये भी ऊपर पहुंचेगा, तो मिनट इनवर्स, ये आपका फाइनल में आंसर आ गया। देखिए औसत वेग बराबर सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे समय अंतराल। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अभिकारक की चर्चा कर रहा है, और अभिकारक धीरे धीरे खर्च होता है, तो मतलब अभिकारक धीरे धीरे घटेगा, और घटने को प्रदर्शित किया माइनस से, तो माइनस इसको सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, हल करते गए ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए, चलिए देखिए इस सवाल को देखिए। T1 मतलब सवाल में ताप, पहला ताप कितना दिया परम ताप 290 केल्विन, दूसरा ताप कितना दिया 300 केल्विन। कहता अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया की दर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब इसको कहने से इसका ये मतलब हुआ कि कह रहा है अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। तो R1 को R मानिए तो R2 कितना हो गया दुगनी 2R। इतनी बात क्लियर हुई। अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है, तो पहले कितनी थी R, बाद में कितनी होगी दुगनी 2R, मान लिया, ये क्या है आपने माना। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी ये आपको निकालनी है, R का मान आपको दिया गया है। बात क्लियर। अच्छा जब आप फॉर्मूला लगाते हैं सक्रियण ऊर्जा और ये टेम्परेचर परम ताप वाला, तो आप क्या लगाते हैं, आप लगाते हैं log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, यही सूत्र लगाते हैं। अब यहाँ वेग दुगना नहीं कह रहा है, ये जो K2 है ये क्या होता है K1 या K2 वेग स्थिरांक, तो कहता वेग स्थिरांक दुगना हो जाता है, तो बात सही थी। कह रहा है अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है, तो अभिक्रिया की जो दर है ये दुगनी हो गई, तो वेग स्थिरांक में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए आपने पढ़ा होगा dx अपॉन dt अभिक्रिया का वेग, इसी को आप लोग बोलते हैं R, क्या बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन।
समानुपाती होता है, या हम कहते हैं बराबर के ए का सक्रिय द्रव्यमान इंटू बी का सक्रिय द्रव्यमान। फिर भी अगर कोई डाउट है तो देखिए यहां समझ लीजिए अलग से। मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए प्लस बी इक्वल मतलब ये गिब्स प्रोडक्ट। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को क्या आप लिखोगे, dx अपॉन dt, या इसी के स्थान पर अपन r बोलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान, इनकी घातों के अभिकारक हो गए ए और बी, इनका सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास हो गया, और ये घात हो गई m, और इसकी घात मान ली n। m और n क्या होता है, m और n होता है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि का मतलब a की कोटि कितनी है और b की कोटि कितनी है। कोटि का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो पता चला कि a जो अभिकारक है इसकी कोटि 1 है, b जो अभिकारक है इसकी कोटि 2 है, तो m का मान 1 हो गया, b का मान 2 हो गया। अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, तो अभिक्रिया की कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहां पे हम घात की बात कर रहे हैं। r समानुपाती हटाएंगे तो एक नीतांक लगाएंगे k, इस k को ही आप कहते हैं वेग स्थिरांक। k को क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक। तो आप गौर करिए r में और k में क्या संबंध है, समानुपाती का। r में और k में क्या संबंध है, समानुपाती का। यहां देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं r1 बटे r2 बराबर, चूंकि r समानुपाती k, तो r1 बटे r2 बराबर k1 बटे k2। तो r1 कितना है r, और r2 कितना है 2r, k1 अपॉन k2, r से r कैंसिल, तो k1 बटे k2 बराबर कितना आ गया, 1 बटे 2। ठीक है, तो k2 बटे k1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां हो गया 2 EA। हम आपको इसके माध्यम से ये समझाना चाह रहे थे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है अभिक्रिया का वेग, वो वेग स्थिरांक के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो समानुपाती होता है तो इससे ये सूत्र बना, तो k1 बटे k2 कितना आ गया, 1 बटे 2। आपको k2 बटे k1 चाहिए तो 2 बटे 1 हो जाएगा, तो 2 आ गया। मान रखा 2.303, r का मान रख दीजिए, r का मान है 8.314, 1 अपॉन T1 का मान है 290 और T2 का मान है 300। log 2 का मान हो गया 0.3010। EA अपॉन 2.303 गुणा 8.314। यहाँ LCM लासा ले लिया, तो आ गया 300 माइनस का 290। ठीक है, हल किया 0.3010 बराबर EA अपॉन 2.303 गुणा 8.314। यहाँ क्या बचा 10 बटे 290 गुणा 300। ठीक है, आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ कितना बचा 10, और यहाँ 290 गुणा 300। आपको EA का मान निकालना है, तो EA बराबर सबका पक्षांतर कर दीजिए, तो 0.3010 गुणा 2.303 गुणा 8.314 गुणा 29 गुणा 300। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। EA जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका आंसर 1
ये आपका आंसर आ गया। किस में आएगा? आर का मान आपने किस में रखा था? जूल में। ठीक, तो ये आएगा जूल मोल इनवर्स, जूल मोल इनवर्स। इसी को साथियों जब अगर आप, एक तो ये आंसर हो गया, या अगर आप इसको जूल को किलो जूल में बदलना चाहें तो किलो जूल में बदलेंगे, 1000 का भाग देंगे, तो जब 1000 का इसमें जूल है, जब किलो जूल में बदलेंगे तो EA ये हो जाएगा आपका 50, इसको जूल को किलो जूल में बदलने के लिए। तो जब इसको किलो जूल में आप बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, 1000 का भाग देंगे तो 1 2 3 आएगा 5.01406 किलो जूल मोल इनवर्स, या तो आप इसको आंसर कह सकते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात क्या थी? समझने वाली बात ये थी कि अभिक्रिया की दर कितनी थी? 2 गुनी, और आपको चाहिए क्या होता है? वेग स्थिरांक। यहाँ पे वेग स्थिरांक, तो आपको पता चल गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग है वो वेग स्थिरांक के समानुपाती होता है, और समानुपाती होता है तो इसका मतलब वही है, जो अभिक्रिया की दर 2 गुनी है तो वेग स्थिरांक भी कितना है? 2 गुना। तो 2 गुना, तो ये सवाल लगाया आपने, सॉल्व कर लिया, सॉल्व करते करते ये आपका आंसर आ गया। इसको अगर किलो जूल में बदलना है तो 1000 का भाग दे दिया, तो आपका फाइनल आंसर ये आ गया। तो आप इसको भी आंसर कह सकते हैं, इसको भी आंसर। अगला सवाल देखिए, सवाल है N2O5 gives 2NO2 plus half O2। N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.20 गुणा 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स है। 60 मिनट बाद 0.60 गुणा 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक बताइए। मतलब आपको निकालना क्या है? के निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए, के बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, तो के बराबर 2.303, टी का मान कितना है? टी का मान 60 मिनट, लॉग बेस 10 प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक सांद्रता या मात्रा कितनी? 1.20 गुणा 10 की पावर -2 बटे A माइनस एक्स क्या होती है? शेष मात्रा। तो कहता है 60 मिनट बाद इतनी रह गई, रह गई मतलब शेष बची 0.60 गुणा 10 की पावर -2। ठीक है, इससे ये कैंसिल, दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये काट दीजिए 2 बार, तो 2.303 बटे 60 लॉग 2 बेस 10, ये क्या हो गया? 303 बटे 60 गुणा 0.3010। ठीक, जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा के बराबर 0.0115 प्रति मिनट। कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा के मतलब वेग स्थिरांक कितना आया? 0.0115 प्रति मिनट। कैसे होगा? क्योंकि समय इसमें रखा था मिनट में और अपॉन में है। जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो प्रति मिनट कहिए या मिनट इनवर्स कहिए। प्रति का मतलब होता है बटे, बटे मिनट, या इसको ऊपर मिनट इनवर्स भी कह सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, देखिए साथियों, अच्छा सवाल है। एक यौगिक है, वो 20 मिनट में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। देखिएगा, 20 मिनट में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। आधा रह जाता है, इसका मतलब जो ये समय है ये अर्धायु काल होगा। 20 मिनट में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। आधा रह जाता है, इसका मतलब ये जो समय है ये क्या है? अर्ध आयु काल। तो हमने इसको टी हाफ बोला, ये कितना है? 20 मिनट। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रण 2 गुना करने पर जो मात्रा है, कंसंट्रेशन है, सांद्रता, उसको दोगुना कर दिया तो प्रारंभिक मात्रा का आधा होने में, फिर से देखिए, आधा होने में 10 मिनट का समय लेता है। तो आधा होने में
10 मिनट का समय लग रहा है, तो ये जो समय है ये फिर से अर्ध आयु काल हो गया। ये जो समय है ये क्या हो गया, अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड, आधा है। तो टी हाफ, फिर से क्या कहा उसने, 10 मिनट। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। प्रारंभिक सांद्रण कितना कर रहा है, 2 गुना। A1 को A मान लिया और A2 को मान लिया दोगुना 2A, ठीक है। और पूछ रहा है अभिक्रिया की कोटि बताइए, N का मान पूछ रहा है। कोटि मतलब ऑर्डर, N पूछ रहा है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा टी हाफ समानुपाती 1/A की पावर n-1 होता है। अर्धायु काल समानुपाती 1/A, A हो गई सांद्रता, इसकी पावर n-1, n क्या है, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब अगर हाफ समानुपाती का चिन्ह हटा दिया तो आप नीतांक लगाएंगे के। आप के को हो सकता है वेग स्थिरांक समझ जाए तो आप के मत लगाइए, आप हम कहते हैं एक्स लगा लीजिए, कोई नियतांक एक्स मान लिया। 1/A की पावर n-1, ये कंफर्म हो गया। अच्छा, अगर हम यहां 1 लगाएं तो यहां पे भी क्या लगाओगे आप, 1। अगर 2 लगाते हैं तो x तो नियतांक है, ज्यों का त्यों रहेगा, और ये A2 हो जाएगा। कोटि तो वही रहेगी ना, कोटि थोड़ी बदल जाएगी, अभिक्रिया की कोटि तो वो n ही रहेगी, तो n ज्यों का त्यों। अब जब आप इसका भाग देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जानकारी होने से आप सूत्र क्या ये बना सकते हैं, टी हाफ पहला, टी हाफ दूसरा बराबर A2/A1 होल पावर n-1। आप इसको देख लीजिए, इसलिए हमने ये थोड़ा सा समझाया आपको। देखिए, कोई दिक्कत हो तो फिर से देख लीजिए। इधर ये पहला है तो x ये तो नियतांक था, ये पहली सांद्रता हो गई, और दूसरा हो गया तो ये दूसरी सांद्रता हो गई। ये नियतांक है, ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये कोटि है, ये भी ज्यों का त्यों रहेगी। हमने भाग दे दिया तो x से x कट गया। अब ये बताइए 1/ इतना बटे 1/ इतना, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो A2/A1 और घात कितनी, n-1, A2/A1 घात कितनी, n-1। तो अगर हम इसको हटा दें तो इसके बाद से डायरेक्ट ये सूत्र आप लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप डायरेक्ट समझिए, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा। तो अगर ऊपर 1 रहेगा तो फिर इसमें 1 कहाँ आएगा, नीचे। इसमें नीचे अगर 2 रहेगा तो इसमें 2 कहाँ आएगा, ऊपर। तभी तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध हो पाएगा। तो अभी हमने इस प्रकार से समझाया था, आप उससे समझ लीजिए, या फिर नॉर्मल बात है कि इसमें और इसमें व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, समानुपाती का नहीं है। अगर समानुपाती का संबंध होता जैसे R समानुपाती, कहते R1/R2 बराबर K1/K2। लेकिन अगर वही चीज R व्युत्क्रमानुपाती है के, तो आप कहते R1/R2 बराबर K2/K1। बताइए, तभी तो आपका व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होगा। इसी प्रकार ये है व्युत्क्रमानुपाती का संबंध, ठीक। अब आप मान रखिए, जब आप मान रखेंगे तो पहला कितना है, 20, दूसरा कितना है, 10, A2 कितना है, A2 2A, A1 कितना है, A n-1, 0 से 0 कैंसिल, A से A कैंसिल, 2 की पावर 1। भाई 2 अकेला लिखा है तो हम 2 की पावर 1 तो लिख ही सकते हैं। ये हो गया 2 की पावर n-1। घातों की तुलना कर दीजिए, घातों की तुलना करोगे तो 1 बराबर n-1, तो n बराबर 2, n क्या होती है, कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई आपकी, 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक सवाल और इससे संबंधित
कोटि वाला देख लीजिए। आइए देखिए साथियों, इस प्रकार से सवाल, अभिक्रिया A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ये अभिकारक हो गए, ये क्या हो गए आपके उत्पाद। सारणी में आपको दिया गया है A की सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन, मात्रक मोल लीटर इनवर्स, तो A की कंसंट्रेशन सांद्रता ये है, B की सांद्रता ये हो गई, तो वेग कितना है आपका ये रहेगा। जब A की सांद्रता इतनी होगी, B की सांद्रता इतनी होगी, तो वेग आपका इतना हो जाएगा। A की सांद्रता इतनी 0.03, B की सांद्रता अगर इतनी हो जाए 0.08, तो वेग आपका इतना हो जाएगा। तो आपको पूछा क्या उसने, कोटि पूछी है और वेग नियम पूछा है। तो देखिए सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। माना अभिक्रिया की कोटि A के सापेक्ष m तथा B के सापेक्ष n है। ये मान लिया हमने कि A के सापेक्ष कोटि कितनी है, A के सापेक्ष m है और B के सापेक्ष n है। अब देखिए वेग समीकरण जो होता है, वेग समीकरण या इसी को वेग नियम भी बोलते हैं, वेग समीकरण या वेग नियम होता है अभिक्रिया की दर, या इसी को आप बोलते हैं वेग, प्रदर्शित करते dx अपॉन dt से। ठीक है, dx अपॉन dt क्या है, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, dx अपॉन dt, या इसी को आप प्रदर्शित करते हैं स्मॉल r से, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने एक लिख दें k हो गया वेग स्थिरांक, A का सक्रिय द्रव्यमान, अभिकारक है A, रिएक्टेंट है, सक्रिय द्रव्यमान को इंग्लिश में एक्टिव मास बोलते हैं, और A के सापेक्ष कोटि कितनी है आपकी m इंटू B का सक्रिय द्रव्यमान, क्योंकि B भी अभिकारक है, सक्रिय द्रव्यमान को इंग्लिश में एक्टिव मास बोलते हैं, एक्टिव मास, और B के सापेक्ष कोटि कितनी है n। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अगर आपको ये ना लिखना हो dx अपॉन dt के रूप में, तो या करके इसकी जगह r लिख सकते हैं, ये ज्यों का त्यों रहेगा। ये हमने आपको इसलिए समझाया कि हो सकता है आप किसी किताब में देख रहे हो तो ये लिखा मिल जाए या r लिखा मिल जाए या केवल भाषा लिखी मिल जाए, तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए। तो यह हमने इसलिए लगा दिया कि आप इनमें से कुछ भी लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभिक्रिया की दर वही है, अभिक्रिया का वेग वही है, प्रदर्शित करेंगे dx अपॉन dt तब भी सही है, r लिखेंगे तब भी सही है। ये k क्या है, वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट, बाकी का ये होगा। ठीक है, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए जब आप पहला मान रखेंगे, तो पहला मान रेट वेग 3 गुणा 10 की पावर -3 यहां रख दिया, के ज्यों का त्यों। A की सांद्रता कितनी 0.03 पावर m, B की 0.04 पावर m, समीकरण नंबर, इसको 1 मान लिया, पहला मान रखा तो समीकरण 1। अब दूसरा मान रखिए, दूसरा 12 गुणा 10 की पावर -3 के ज्यों का त्यों, दूसरा मान 0.06 पावर m, B का दूसरा मान 0.04 पावर n, समीकरण नंबर 2। अब तीसरा मान रखिए, तीसरा मान 3 गुणा 10 की पावर -3, ये हो गया वेग। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये वेग है और ये क्या है, वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट, ये ज्यों का त्यों। तीसरा मान 0.03 पावर m, ये 0.08 पावर n, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना है, आपको m और n के मान निकालना है। जब ये कोटि है, A के सापेक्ष कोटि और B के सापेक्ष कोटि, जब m और n के मान आ जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपकी अभिक्रिया की कोटि निकल आएगी। तो आप एक काम करिए,
1 और 2 का अगर भाग देते हैं तो ये n वाला पद कट जाएगा, n वाला पद कट जाएगा, m का मान आसानी से निकल आएगा। तो हमने क्या किया, समीकरण 1/2 से 1/2 करिए, 3 गुणा 10 की पावर -3, 12 गुणा 10 की पावर -3 के 0.03 पावर m 0.04 पावर n बटे समीकरण 2 के फिर से 0.06 पावर m 0.04 पावर n, ये कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल, ये कैंसिल, 3 से काट दिया ये 4 बार, ठीक है। कितना हो गया ये 1/4 बराबर, इधर 1/4, इधर से देखिए दशमलव से दशमलव खत्म, ये अगर ना समझ में आए तो देखिए 0.03 बटे 0.06, क्योंकि घात कितनी है दोनों में m, तो पूरे में घात m लगा दी, ये 2 बार कट गया। 1/4 को आप लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, सही है, 1/4 ही हो गया, और ये है 1/2 की पावर m, घातों की तुलना करा दिया, घातों की तुलना कराए तो m का मान कितना आ गया 2, बात क्लियर, m का मान कितना आ गया 2 घातों की तुलना कराने से, ठीक है। आप गौर करिए m का मान आप कब निकाल पाए, m का मान आपने तब निकाला जब n वाला पद जो था वो कैंसिल हो गया था, कट गया था, जब भाग देंगे तो ये एक जैसा है तो ये कट जाएगा। इसी प्रकार n का पद कट गया तो मान किसका है, m का। अब 1 2 3 में आप ऐसा चेक करिए कि अगर m का पद कट जाएगा तो n का मान निकल आएगा। तो m का पद कैसे कट सकते हैं, जब आप समीकरण 1 और 3 का भाग देंगे, समीकरण 1 और 3 में अगर देखेंगे तो ये देखिए एक जैसे हैं, जब भाग देंगे तो ये कट जाएंगे, आपका n का मान निकल आएगा। तो अब वही करते हैं, देखिए यहाँ पर समीकरण 1/3 कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 1/3 किया, 3 गुणा 10 की पावर -3 बराबर के 0.03 पावर m 0.04 पावर n, समीकरण 3 तीसरा के 0.03 पावर m 0.08 पावर n, ठीक, के से के कैंसिल, ये पूरा पद ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ कितना बचा 1, ठीक है। अब देखिएगा इसको देखा 1 बराबर यहाँ 0.04 बटे 0.08 पावर n, भाई दोनों की पावर समान है तो हम पूरे की पावर n लगा सकते हैं, तो देखिए पूरे की पावर n लगा दिया, दशमलव से दशमलव कैंसिल, ये 4 से 2 बार कटा। तो 1 को आप ये बताइए हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/2 पे घात 0, क्यों, क्योंकि किसी पर भी 0 की घात हो उसका मान कितना होता है 1, तो 1/2 पे घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान कितना है 1 है। ऐसा क्यों लिखा इसको देखिए, क्योंकि यहाँ क्या बचा था 1/2 की पावर n, 1/2 बचा पावर n, इसलिए हमने इसको 1/2 की पावर 0 लिखा, क्यों, क्योंकि आप घातों की तुलना करा सकते हैं, जब आधार समान हो तो घातों की तुलना कराई जा सकती है। अगर यहाँ बाई चांस ऐसा होता 1/3 आ रहा होता तो हम इसको तुरंत 1/3 की पावर 0 लिख देते, क्यों, क्योंकि ये समान हो जाते तो आप आसानी से तुलना करा सकते थे। कहने का मतलब ये होगा कि आप किसी पर भी 0 की घात लगा दीजिए, उसका मान होता कितना है 1, तो होता तो 1 है, लेकिन आपके काम का क्या है, तो अपने काम के हिसाब से रखना है कि यहाँ 1/2 बचा था तो यहाँ 1/2 की पावर 0, अब आधार समान हो गया तो घातों की क्या करा दी तुलना, तो घातों की तुलना करा दी, घातों की तुलना करा दिया तो n का मान कितना आ गया 0, क्लियर, n का मान 0 आ गया। तो अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि बराबर m प्लस n, m का मान 2 था, n का मान 0 आया, तो टोटल कितना हो गया 2, ये हमारा आंसर। अच्छा दूसरा पूछता है वेग नियम, देखिए वेग नियम भी निकाल दीजिए। तो देखो
वेग नियम, यही तो है आपका वेग समीकरण, या इसी को क्या बोलते हैं, वेग नियम। तो वेग नियम r बराबर k a की पावर m b की पावर n, r बराबर k a ज्यों का त्यों और m का मान रखा 2 इंटू b का मान, n का मान कितना रख दिया 0। आप इसको 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि किसी पे घात 0 हो गया, उसका मान कितना हो गया 1। या तो आपका आंसर यही हो गया, या r बराबर k a की पावर 2, ये आंसर। तो वेग नियम पूछा था, तो ये हो गया आपका वेग नियम। m और n के मान पूछे थे, तो m और n के मान निकाल के अभिक्रिया की कोटि में m और n को जोड़ दिया जाता है। तो मतलब m और n का मतलब जो घात होती है, अभिकारक की जो घात होती है उसको जोड़ दिया तो ये कोटि निकल के आ जाती है। तो m का मान 2 था, n का मान 0, तो दोनों को जोड़ दिया तो 2 आ गया। तो इस प्रकार से ये आपके सवाल हो गए। साथियों, रासायनिक बलगतिकी जो चैप्टर है, इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स, तो इसमें जितने भी आपके सवाल बोर्ड परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हम आपको ये इन सवालों के माध्यम से ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप इतने सवाल पढ़ लेंगे तो बोर्ड परीक्षा में अगर कोई रासायनिक बलगतिकी से सवाल आता है तो आपको 100% इन सवालों की मदद से सवाल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने हर तरीके का सवाल लगवाने का प्रयास भी किया है, और वो भी ऐसे सवाल हैं जो पहले बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, आप केवल सवालों की रिवीजन के लिए इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। और जिस प्रकार से ये सवाल लगाए गए हैं, तो अगर आपको ये सवाल अच्छे से बन जाते हैं तो जो बोर्ड परीक्षा में अगर इस चैप्टर से कोई सवाल आता है तो आपको 100% बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगेगा और आपको इसमें मदद मिलेगी। धन्यवाद।